नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश से स्वागत करता हूं आपका सीकास द लर्निंग ऐप पर। इस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले जेड 2021 का केमिस्ट्री के पेपर का पूरा एनालिसिस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यदि 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है, तब विलियन की मोलरता क्या है? What is the molarity of 5 gram of NaOH in 450 ml solution? 450 ml solution के अंदर 5 ग्राम NaOH प्रेजेंस है, तो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है? तो आइए इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, वी नो दैट molarity equal mole upon volume of solution, and now mole equal gram upon molecular weight into volume of solution in the liter. Clear? अब देखो बच्चों, ये हमारा मोलारिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर जैसे ही अपन वैल्यू पुट अप करते हैं, ग्राम में मात्रा 5 है, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH विल बी 40 होता है इसका, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 मिलीलीटर है। 1000 का भाग लगाओगे, 1000 ऊपर चले जाएंगे। इनको कैलकुलेट कीजिए, काटिए, जो कर सकता है उनको काटो और जो नहीं कर सकता है उनको नहीं काटे। इस प्रकार आपने देखा, ऊपर बच गया 10 और नीचे हो गया 36। तो इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें 2777 की डिजिट के अंदर आंसर प्राप्त होता है, यानी कि इसका सही विकल्प होगा दूसरा, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर जेड के अंदर पूछा जाता है। तो ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पर पूछा गया, ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? प्रिय बच्चों, प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको यह देखना है, देखो हमसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट पूछी है हमसे, के की यूनिट। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखा करो, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड ऑलवेज इनवर्स। यहां पर n की वैल्यू है फर्स्ट, जैसे प्रथम कोटि है तो 1 लिखो, 0 कोटि है तो 0 लिखो, 2 कोटि की है तो 2 लिखो। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो मोल 1 माइनस 1 लीटर, n की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर बन जाती है 0, यहां पर भी बन जाती है 1 माइनस 1 बराबर 0। और मोल की पावर जब 0 होती है तो इसको यूनिट लिखते हैं, और फाइनली आपके पास सेकेंड इनवर्स बचता है। इसका राइट ऑप्शन विकल्प नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये लो साहब, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स में से ही उठाया गया है। यानी कि 2 क्वेश्चन यहां पर केमिकल काइनेटिक्स में से आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, आरएनए समीकरण के बराबर ए की पावर माइनस ई अपॉन आरटी का स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप? What is the slope of
आरएनएस इक्वेशन के इक्वल ए ई की पावर माइनस में ई अपॉन आर टी। तो डियर स्टूडेंट्स, आरएनएस की जो समीकरण है, इस समीकरण को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, के बराबर एक ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। चलो, दोनों तरफ आपको लेना है लॉग, तो यहां पर लॉग अगर आप लेते हैं तो लॉग के बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी और प्लस लॉग ए। ये इसकी लॉग फॉर्म में इक्वेशन बन जाती है जब हम दोनों ओर लॉग लेते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर। वैसे एक चीज आपको मैं बता देता हूं, यहां पर जो लॉग लिया जाता है, पहले नेचुरल लॉग लिया जाता है, इनकी प्राकृतिक लॉग लिया जाता है, जिसको हम ln की फॉर्म में लिखते हैं, ln ऐसे लिखते हैं। ये वाला लॉग यहाँ पर कैलकुलेशन के दौरान लिया जाता है। तो अपन ने दोनों और लॉग लिया है, इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ln के बराबर माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln ए। यहां से इसका इनिशियल होता है, डेरिवेशन यहां से चालू होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर हमें एक चीज देखनी है, इस समीकरण की तुलना अगर हम लीनियर इक्वेशन, सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस c से करें, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। y बराबर ये हो गया आपका m, ये x प्लस और ये c, तो ये c है, और x की वैल्यू अगर देखें तो 1/t होगा, और m की वैल्यू देखें तो माइनस का e अपॉन r होगा, और y एक्सिस पर आपका log k होगा। यानी कि यहां पर जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो होता है आपका m। तो m की वैल्यू माइनस e अपॉन r यहां पर दिखाई दे रही है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन ए बिल्कुल फर्स्ट राइट होगा, यहां पर माइनस का e अपॉन r होगा। तो इन दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी माइनस e अपॉन r। जानकारी के लिए बता देता हूं बच्चों, यहां पर जो e है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसे बोलते हैं, और हिंदी में इसे सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा माइनस का ई अपॉन आर। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। सीकर्स द लर्निंग ऐप जेट 2021 पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है कि द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन टू चेंज, किसी अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक का प्रयोग किस अभिक्रिया परिवर्तन को दर्शाता है, रिएक्शन में उत्प्रेरक क्या चेंज करता है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा वो अब हम देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मैं इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कोई अभिक्रिया है जो बिना उत्प्रेरक के हो रही है। क्लियर हुई बात? अब उत्प्रेरक अगर मिलाते हैं तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से संपन्न होती है। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, और इस ग्रीन कलर के ग्राफ के अंदर कोई उत्प्रेरक नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो सेकंड वाला जो ग्राफ है आपका 2 और ये 1 है, 2 नंबर का जो पर्पल कलर का ग्राफ है, इसकी हाइट कम है, सक्रियण ऊर्जा कम है, कैटलिस्ट की उपस्थिति के अंदर ये बनाया हुआ है। और पहले वाले की हाइट अगर देखें तो ये ज्यादा है। तो यहां पर साफ साफ आपके समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा में कमी आती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अगर ये उत्प्रेरक पॉजिटिव है तो। अब चलते हैं हम ऑप्शंस के पास। अभिक्रिया की एंथैल्पी नहीं करता है चेंज,
अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा नो चेंज। अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल आपने सही पहचाना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कैटलिस्ट चेंज करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नो भाई नो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को करेगा गलत बात। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो प्यारे बच्चों को दो काम कर सकता है। काम नंबर 1 सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है और दूसरा काम ऑटोमेटिक हो जाता है, रिएक्शन का पाथ यानी कि रास्ता छोटा हो जाता है। क्लियर हुई बात? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, ये हो गया लॉग। देखो पांचवा क्वेश्चन है, द कैलामिन अयस्क किस धातु से संबंधित है? चैप्टर है धातु क्रम वाला, मेटलर्जी वाला। तो कैलामिन इज द और ऑफ, और मानी अयस्क, कैलामिन ये किसका अयस्क है? तो डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, क्योंकि इसका अयस्क होता है बॉक्साइट। मेन जो अयस्क की बात करें तो वो होता है बॉक्साइट। कॉपर ये भी नहीं है, क्योंकि इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है कॉपर पाइराइटिज, ये कॉपर का हो गया। लोहा, लोहे का होता है बच्चों हेमेटाइट, ये आयरन का है। और जस्ते का होता है ZnCO3, इट इज नॉन एज ए कैलामाइन, इसे ही कैलामाइन बोलते हैं या कैलामीन बोलते हैं। क्लियर हुई बात? तो इसका राइट विकल्प अगर हम देखें तो वो होगा फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल यहां पर करेक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। यह आ गया आपका पांचवा क्वेश्चन, सॉरी छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है और छठा क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज ये डी ब्लॉक के अंदर होती है, याद करो। विच ऑफ द थर्ड सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें कोई एक एलिमेंट है जो सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो वो कौन सा है? यानी कि 3D श्रृंखला में नीचे दिए गए किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन में यहां पर इसको कहना चाहूंगा। देखो 3D सीरीज के अंदर ये एलिमेंट आता है, 3D श्रेणी, ये एलिमेंट है Ag, Tb, कार्बन, फैकोनी, क्यू और ये जल, ये एलिमेंट्स हैं यहां पर, ये 3D श्रेणी के हैं। तो इनमें सर्वाधिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपके मैग्नीज का, और प्यारे बच्चों मैग्नीज दूसरा सबसे अधिक ऑक्सीकरणांक दर्शाने वाला तत्व है, पहला है ओस्मियम। तो यहां पर यह है दूसरा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है यानी कि दर्शाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहला अगर कोई तत्व है तो वो होता है ओस्मियम, ये शो करता है बच्चों प्लस की 8 और ये शो करता है प्लस की 7। तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अंक मैग्नीज द्वारा दर्शाया जाता है, Mn+7 होता है। तो ये आपको ऑप्शन के अंदर है। अगर ओस्मियम होता तो 3D श्रेणी यहां पर नहीं होती, कोई दूसरी श्रेणी का है। तो टेबल के अंदर बात करें तो सर्वाधिक ओस्मियम का होता है, 3D श्रेणी के अंदर बात करें या ओस्मियम के बाद दूसरा सर्वाधिक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो वो है मैग्नीज। सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका सही है, मैग्नीज Mn। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7।
Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? What is the magnetic moment of the Mn+2 ions? आइए सोल्व करते हैं इसका। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको रिक्वायर्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस चीज की आपको जरूरत होगी। तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25 और ये हो गया इसका आर्गन, और ये 3d 5 और s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि Mn+2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, लूज कर चुका है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से लूज कर चुका है। तो इसका अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ चुका है और 3d5 है। फॉरेश के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। d ऑर्बिटल के अंदर ये d 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, और ये सारे के सारे पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर n = 5 है, और फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे म्यू बराबर √n n+2, इस सूत्र के माध्यम से, सूत्र को मैं अच्छे से लिख देता हूं। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट नॉन करने के लिए फॉर्मूला लगाना चाहिए रूट में n+2, और n की वैल्यू यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इन्हीं को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप 5 रखेंगे तो रूट में 5 5 + 2, और इसको सोल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5.92, ये यानी कि करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल है सही आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी जेड में अक्सर पूछा जाता है। इन चीजों को अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। संख्या 100 में कितने सार्थक अंक होंगे? बताया हुआ क्वेश्चन है। जब हमने मोल बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की पहली क्लास ली थी, तो वहां पर सिग्निफिकेंस नंबर को भी हमने डिस्कस किया था। तो उनमें से ये भी है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन 100, 100 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, या फिर हम कहें कि सार्थक अंक कितने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपके पास 100 को आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। घात कभी सार्थक होती नहीं है, एक यहाँ पर सार्थक अंक है, यानी कि इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1, उत्तर भी 1, ये है इसका, ठीक है ना। तो किसी नंबर के दाईं ओर जितनी भी जीरो होती है वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 856 0 0 0 0 0, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3, 1 2 3, यह है। तो ऐसे ही 100 के अंदर आपके समझ में आ गया होगा, 2 जीरो थी, सार्थक नहीं है, एक ही यहां पर सिग्निफिकेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा, ये लो जी, यदि किसी परमाणु की बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 4s2 है, तो उसका प्रतीक क्या होगा? ये आपके सामने आ चुका है। What is the symbol of an atom which have the outer shell electronic configuration and ground state is 3s2 3p6 और s2? तो इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं और ध्यान दीजिए। यहां पर
देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का 1:2 2:2 वाला। चलिए आइए मैच करते हैं। 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2। बस अब रुक जाओ, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, पीछे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 4s2 3p6 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर टोटल कितने हैं? 2 4 10 12 18 20, यानी कि ये तो हो गया कैल्शियम का। अब देखो यहां पर 20 किसका बन रहा है? हीलियम 1s2, बात सही है, नहीं है। नियोन 1s2 2s2 2p6, बात सही नहीं है। आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद आया है क्रिप्टॉन और आर्गन 3d10 4s2। देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 10 और 8 18, बिल्कुल सही बात है। तो 18 है और ये क्रिप्टॉन का है जिसके अंदर 36 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। 18 और 8 36, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें मोस्ट करेक्ट आंसर की, क्योंकि वैसे ये जो आपने को दिया हुआ है ना, ये चीज तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करती है। कैल्शियम यहां पर नहीं है, इसलिए यहां पर आपको मोस्ट करेक्ट आंसर आर्गन पर टिक करना चाहिए। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल ऑप्शन 3 राइट हुआ। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जेट 2021। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखो हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु, हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु की बोर त्रिज्या का सूत्र कौन सा है? Which of the following is the formula for Bohr radius for hydrogen like atom? हाइड्रोजन के जैसे, हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो He+ हो जाएगा, उसमें भी एक ही है। Li++ हो जाएगा, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन लाइक है, ठीक है। तो बोर त्रिज्या का फॉर्मूला यहां पर कौन सा होगा? आपको एक चीज बता देता हूं मैं। देखो त्रिज्या के फॉर्मूले के अंदर जिससे कि आप न्यूमेरिकल करते हो 0.53 इंटू n²/z, इस फॉर्मूले का आप काफी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं क्योंकि इसी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बात सही है। अब देखो कितने ऑप्शन आपके यहां पर कटने वाले हैं, बिल्कुल से वो ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट NH² तो देखो डियर स्टूडेंट ऊपर होना चाहिए n², इसमें नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका कट। सेकंड ऑप्शन में आ जाइए आप, एप्सिलॉन नॉट n²H²/πmez। देखो इसमें n² ऊपर है, बात सही है, z नीचे है, ये बात भी सही है। यहां पर आपको थोड़ा डाउट होना चाहिए, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो कैसे टिक करें वो चीज आपको मैं बता रहा हूं। देखो अगला ऑप्शन नंबर 3 देखो आप, एप्सिलॉन नॉट n²H²πmez², तो ये भी तो हो सकता था। अब देखो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें n² नहीं आ रहा है, जबकि बेसिकली नॉर्मली फॉर्मूले के अंदर ऊपर n² नीचे z²। अब देखिए बच्चों यहां पर या तो उत्तर ये होगा या फिर उत्तर ये होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है प्यारे बच्चों? देखो
एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये कॉमन है, बस यहाँ थोड़ा स्क्वायर की ही कमी है। तो आपको ध्यान रखना रेडियस के फॉर्मूले के अंदर नीचे जो जेड होता है उसके साथ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो तीन चार चीजें आप ध्यान रखोगे, राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। यानी कि इसका सही विकल्प हुआ आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया साहब आपका क्वेश्चन नंबर 11। सीकर्स द लर्निंग ऐप जेट 2021 पेपर सॉल्यूशन केमिस्ट्री। यहां पर मिलता है आपको जेट आईसीआर की पूरी तैयारी और पेपर का पूरा एनालिसिस, न कि आंसर। आंसर के साथ भी मिलेंगे आपको फुल एनालिसिस कि कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट का क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो बच्चों, यहां पर ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, करेक्ट है या नहीं है, पूछा है हाँ या ना। तो यहां पर ध्यान रखना, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, जो कि करेक्ट है, तो रॉन्ग वाला मत कर देना। इस चीज का बिल्कुल से ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन होता है कि बढ़ता क्रम लिखिए, क्रम लिख देते हैं पर घटता वाला। तो इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है, और बात कर देते हैं सही वाली, राइट, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी बातों का जरूर से ध्यान रखें और गोले अच्छे से भरें। तो इन चीजों का आप छोटी छोटी बातों का अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आइए क्वेश्चन को, कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि सही वाला अपन को सिलेक्ट करना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो, आयनिक यौगिकों का गलनांक कम होता है, गलत बात। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका गलत फाइनल है। आयनिक यौगिक वंडरवाल बल से बंधे रहते हैं डियर स्टूडेंट, गलत बात। क्योंकि वंडरवाल्स बल जो होता है ये तो भाई गैसियस में पाया जाता है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरवाल्स, दीज आर रॉन्ग आंसर। आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दिशाहीन होता है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहाँ पर होता है, ये ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। आयनिक यौगिकों का मुलायम ठोस होते हैं, गलत बात। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, मुलायम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 3, अट्रैक्शन बिटवीन द आयन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नॉन डायरेक्शनल in ionic compound, ऑप्शन नंबर 3 is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ओर्जाइड ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, ओर्जाइड, ये तीनों नाम एक ही साल्ट के हैं। यानी कि ZnS को जिंक ब्लेंड्स भी बोलते हैं बच्चों, जिंक ब्लेंड्स, ये भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ओर्जाइड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका दूसरा नाम समन्वय संख्या भी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर माने समन्वय संख्या भी होता है। तो ये कितनी होती है? तो ये डायरेक्ट आपको याद रखनी चाहिए 4:4 4 4, यानी कि 4 Zn+2 आयन 4 S-2 आयनों से घिरे होते हैं और 4 S-2 आयन 4 Zn+2 आयनों से घिरे होते हैं। अतः इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4 हुआ। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 VSEPRT के अनुसार I-3 का आकार कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू VSEPRT, टी मानी थ्योरी है यहाँ पर, द शेप ऑफ I3 माइनस की शेप यहाँ पर पूछी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है। VSEPRT क्या है डियर स्टूडेंट? VSEPRT यह है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसका पूरा नाम है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये इसका पूरा नाम है। क्लियर? अब I3 माइनस की शेप यहां पर देख रहे हैं तो आपको बता देता हूं, ये है I और ये I माइनस और ये हो गया प्लस। कैसा दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट हमें देखिए तो लीनियर शेप यहां पर विकल्प यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एंड रेखीय ऑप्शन नंबर 10 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। I3 माइनस की शेप, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ये लो जी, ये लग गया लोग। प्रथम आवर्त में प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? प्रथम आवर्त में प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम चुनना है और which of the following correct increasing order of first ionization energy of the first period in the periodic table। जो आपको यहां पर एलिमेंट दिया हुआ है उनमें आपको आयनीकरण ऊर्जा का सही क्रम यहां पर देखना है, यानी कि आईपी का सही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम देखना है। देखो अक्रिय गैसिंग इनर्ट गैसिंग का आईपी सबसे ज्यादा होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्लोरीन, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। फ्लोरीन के बाद अगर हम देखें, देखो डियर स्टूडेंट, एक है आपके पास ऑक्सीजन और एक है आपके पास नाइट्रोजन 7। इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3 और इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। तो देखो यहां पर नाइट्रोजन का जो p कक्षक है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के p कक्षक के अंदर अगर हम देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसके अंदर अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे हुए हैं, यानी कि इसका स्टेबिलिटी अगर बात करें तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को क्यों बिगाड़ना चाहेगा, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन लेना बहुत कठिन काम होगा, यानी कि ऑक्सीजन का आईपी नाइट्रोजन के कंपेयर में कम होगा। बात समझ में आई? ऑक्सीजन का आईपी नाइट्रोजन के कंपेयर में कम होगा, हालांकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहां पर एक नोटेड पॉइंट है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन का यहां पर फ्लोरीन के बाद आपके अगर ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद, अब आता है आपके पास कार्बन, बेरिलियम और बोरॉन और लिथियम। कार्बन आ गया, बेरिलियम आ गया, ये मेटल्स है। अब देखो बेरिलियम और बोरॉन, इन दोनों में भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। ये बेरिलियम है और ये है बोरॉन। बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1, इसका होगा 1s2 और ये 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो S कक्षा कंप्लीट है, यानी कि बेरिलियम का ज्यादा होगा,
बोरोन का कम होगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो बेरिलियम का यहाँ पर ज्यादा हुआ और बोरोन का कम हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन को थोड़ा शेड कर देते हैं, कार्बन नॉन मेटल के अंदर गई है तो कार्बन का थोड़ा ज्यादा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ अपवादों के साथ क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आ गया आपके सामने। लो जी, क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में से उठाया गया है। डी ब्रोगली तरंग धैर्य, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक गेंद है, एक गेंद का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी की अगर बात करें तो वह दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो उसकी तरंग धैर्य क्या होगी? बहुत सिंपल सा यहाँ पर आपको निकालना है, लैम्ब्डा। डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्ब्डा बराबर h अपॉन p एंड नाउ लैम्ब्डा इक्वल h अपॉन, देखो p तो आपको दिया नहीं है तो p क्या होता है? डियर स्टूडेंट, p की अगर हम बात करें तो ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया p की जगह लिख सकते हो मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बन गया, यहां पर वैल्यू पुट अप करो और आंसर पाओ। तो लैम्ब्डा बराबर 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, दैट इज ए प्लैंक कांस्टेंट। इसे बोलते हैं प्लांक स्थिरांक h। ये प्लांक स्थिरांक है ना, अपॉन मास कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो देखो सोल्व हो गया। पॉइंट को हटाओ, ऊपर 10 लगाओ, 10 से 10 को काटो, कुछ नहीं बचा, बस h की वैल्यू यहां पर बची है। तो h की वैल्यू होती है 6.63। तो राउंड फिगर में 6.63 ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट नाउ। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये लो, देखो Ag का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, चांदी का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर। देखो चांदी कहां पर आती है? कॉपर, Ag, Au, ये हो गई, ये देखो सिको। ये इसके लिए इनर्ट गैस कौन सी होती है? इसके लिए आर्गन होती है। इसके लिए कौन सी हो जाएगी? क्रिप्टॉन। यहां पर जीनॉन। तो देखो पहला ऑप्शन तो आपको यह पता होना चाहिए कि एशिया में इनर्ट गैस क्रिप्टॉन होगी, क्योंकि नियरेस्ट इनर्ट गैस ऑफ Ag इज क्रिप्टॉन। तो ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो कॉपर का विन्यास आप लिखते हो D10H1, क्लियर हो गई बात? तो वही इसका भी हो जाएगा D10H1। तो फॉर D10 5H1, क्योंकि ये होता है 3D, तो इसके लिए हो जाएगा 4D। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल सही हुआ, यानी कि आर्गन। देखो ये हो गया सॉरी क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आ जाएगा 4D10, क्योंकि ये 4D श्रेणी का है।
और ये 5H1 36 और 10 46 और 1 47। Ag का एटॉमिक नंबर 47 ही होता है। क्लियर हुई बात? इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा। H2O का बंध कोण कितना है? वाह 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 वाह। ये है आपके पास ऑक्सीजन, ये होती है हाइड्रोजन, और यहां पर होते हैं 2 Lp, एक Lp और ये Lp नंबर 2। तो यहां पर प्यारे बच्चों देखो बंध कोण का मान कितना होगा? ये होता है इसका बंध कोण और ये होता है 104.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3, विकल्प नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर यहां पर दिखाई देता है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बड़े गजब से सेट किए हैं। 104.3, 104.4 बहुत नियरेस्ट क्लोजिंग ऑप्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डेटा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। ये लो जी, निम्न में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कौन सा है? ये है आपका अच्छा क्वेश्चन है वैसे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स H। देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है कि अगर हम किसी निकाय को मान लीजिए Q ऊष्मा देते हैं तो वह आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के अंदर ये खर्च हो जाती है। अब देखो यहां मिलान करो, कौन सा विकल्प यहां पर सही दिखाई दे रहा है? देखो डायरेक्ट रेशो तो कोई नहीं है इसके अंदर। एक में दिया YQ बराबर डेल्टा U प्लस W। अब देखो ये वाला ऑप्शन देखना एक बार। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? Q माइनस W। डेल्टा U बराबर Q माइनस W, ये बात भी सही है। डेल्टा U बराबर Q माइनस W, डेल्टा U बराबर Q माइनस W, ये ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर, इसको इधर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा, डेल्टा Q माइनस W, ये नहीं होगा। नेक्स्ट विकल्प डेल्टा U प्लस W बराबर डेल्टा Q नहीं है। तो यहां पर आपके लिए एक चीज बता दें, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W, तो यहां पर आप लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर, इसको यही रोक लो, इसको इधर आने दो, यानी कि दी गई ऊष्मा माइनस किया गया कार्य। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा इस क्वेश्चन पर विचार करो, क्या इसका आंसर आने वाला है और क्या इसका आंसर नहीं आने वाला है? एक कैलकुलेशन कीजिए। देखो समीकरण दी गई है, PCl5, PCl3 और Cl2 500 के केल्विन ताप पर साम्य अवस्था में है, तो इनकी सांद्रताएं क्रम से दी गई है 1.59 m, और PCl3 की दी गई है, उनकी सांद्रताएं ये PCl3 और अच्छा ये PCl3 की दी गई है 1.59 m, ये क्लोरीन की दी गई है, और ये दी गई है PCl5 की है
तो अभिक्रिया के साम्य अवस्था कांस्टेंट की गणना करनी है और इक्वेशन आपको ये दी गई है। PCl5, PCl3 and Cl2 are at the equilibrium at 500 K and having a concentration 1.59 molarity of PCl3 and 1.59 molarity of Cl2 and 1.41 molarity PCl5. Calculate Kc for the reaction PCl5 and PCl3. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, Kc नोट करना है। Kc के लिए क्या होगा, एक फॉर्मूला यहां पर बनेगा PCl3 कंसंट्रेशन, एक प्रोडक्ट है, अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन, ये यहां पर है। PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, PCl3 की कंसंट्रेशन ये रही 1.59, ये दी गई है 1.59 N2। क्लोरीन की कंसंट्रेशन है 1.59, ये भी 1.59 है, अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन है 1.41। तो इसको जैसे ही आप सोल्व आउट करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, उत्तर मिलेगा। तो इसकी आप कैलकुलेशन कीजिए, तब तक आते हैं हम कैलकुलेशन कर दीजिए। तो आई होप आपने इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो इसके अंदर आपको मिला होगा, देखो 1.59 इंटू 1.59 अपॉन 1.41, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एक डिजिट प्राप्त होती है, वो होती है 1.79 की। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लोजली आंसर दिए गए हैं, इसलिए सावधानी से इसकी कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 1.41 का भाग लगाना था, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन पर थोड़ा फोकस होना चाहिए। चलो 1.79 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20। चलो जी क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं लॉक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2H। बोल रहा है क्वेश्चन कि O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। यह आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखो O2 और ये F2, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मान लीजिए इसका x है तो 2x से फ्लोरीन का कितना होता है -1, 2 इंटू -1 टोटल इक्वल 0 एंड 2x माइनस का 2 इक्वल 0, 2x बराबर प्लस का 2, x बराबर प्लस का 2 बटा 2 बराबर प्लस का 1। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन और यहां पर आपका सॉल्यूशन मिल चुका है, यानी कि ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉन दे रही है फ्लोरीन को, इसका अर्थ ये हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के नंबर यहां पर अपन को पता करने हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। ये एल्कीन है, एल्किडाइन है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली स्ट्रक्चर बनाना है। C डबल बॉन्ड C
पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहां पर 1 हाइड्रोजन, देयर इज ए नॉट हाइड्रोजन and 2 hydrogens are attached here. एक लॉजिक यहां पर ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, पाई 0 होता है भैया। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ये यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आइए काउंट करते हैं सिग्माओं को। कितने सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर है उनको मैं रेड कलर से लिखूंगा। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड 1 पाई। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई। 1 सिग्मा 1 पाई, देयर इज ए 1 सिग्मा, ऑल्सो 1 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और यहां पाई तो होगा नहीं, सिग्मा। अब काउंट कर दीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हियर 9 सिग्मा एंड 1 2 2 पाई। और पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड है बच्चों 2। करेक्ट आंसर 9 sigma and 2 pi. Option number first is correct answer here. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22। ये लो जी, क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वैद्युत कण संचलन है? Which of the following is an इलेक्ट्रोफाइल? कौन सा इनमें वैद्युत कण संचलन है, इलेक्ट्रोफाइल है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है, ये लो जी। वन मिनट। हाँ, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश में मीथेन के क्लोरीनीकरण से क्या उत्पाद बनता है? क्लोरीनाइजेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट विल गिव्स। आइए इसके आंसर पर चलते हैं। ये लो जी, देखो ये होती है बच्चों मीथेन CH4। इसका क्लोराइजेशन कर रहे हो आप, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में। तो देखो यहां पर HCl ब्रेक होगा और बाहर निकलेगा HCl। रिएक्शन के बाद आपको ये साल्ट देखने को मिलेगा Cl। अगर क्लोरीन का आधिक्य है तो रिएक्शन और होती जाएगी क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में। अगला हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा HHCl Cl। नेक्स्ट टाइम अगेन क्लोरीन विल बी अटैक ऑन द मीथेन्स हाइड्रोजन HCl Cl Cl, and now once more ultraviolet, this hydrogen will be removed here and Cl 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 Cl, that is non tetrachloromethane। ऑप्शन नंबर 5 टेट्राक्लोरोमीथेन। 4 क्लोरीन है, 1 कार्बन, मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। लिंडलर कैटलिस्ट इज पैलेडियम एंड क्रोमियम। इस लिंडलर उत्प्रेरक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा आपकी डिस्प्ले पर, ये कर दिया लॉक। बोल रहा है फेनेंथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन फेनेंथ्रीन। देखो फेनेंथ्रीन के अंदर बेंजीन की 3 रिंग्स इस तरीके से जुड़ी होती है, ये लो जी 1 2 3 4 5, ये ज्यादा हो गया, दोबारा इसको मैं यहां पर बना देता हूं। 3 रिंग्स यहां पर जोड़नी है, ये लो, ये लीजिए, एक यहां से निकालो, ये लो 1 2 3 1 2 1 2, हो गए सबके ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक पूरे हैं ना सभी कार्बनों के। अब देखो यहां पर 3 2 5 और 2 7, 7 है पाई बॉन्ड, कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, बराबर हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड पूछे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 pi bond have 2 electron, so 7 pi bond have 14 electrons. Correct answer will be second, option number second यहां पर बिल्कुल सही हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो गोबर गैस की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, हाउ मच percentage of nitrogen found in cow dungs, dung dungs, खाद उर्वरक। तो यहां पर देखो 50% होता है, तो इसका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन है, एजोला का उपयोग किसकी खेती में किया जाता है, नॉस्टॉक एनाबीना एजोला एजोला। एजोला का उपयोग किस में किया जाता है, एजोला इज यूज्ड इन विच क्रॉप कल्टीवेशन, कौन सी क्रॉप के कल्टीवेशन में एजोला का यूज किया जाता है, तो डियर स्टूडेंट वो होती है चावल राइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28। देखो रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक वृक्ष है जो वायु प्रदूषण को रोकता है, डियर स्टूडेंट रेगिस्तान में पाया जाता है, वायु प्रदूषण को रोकता है, भूमि के कटाव को भी रोकता है, और बहुत ही फेमस वृक्ष भी है, चिपको आंदोलन से इसका संबंध भी है। तो आई होप आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके होंगे, और इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट खेजड़ी, खेजड़ी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखो एग्रोनॉमी शब्द एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अक्सर ऐसा एक क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड कि यह शब्द कौन सी भाषा का है, इसका क्या अर्थ है क्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामों में, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले से ही अच्छे से तैयार रखा करो। तो चलिए आइए देखते हैं, उठाते हैं कोई अच्छा सा कलर। एग्रोनॉमी शब्द, एग्रोनॉमी वर्ड originated from which language, that is Greek language, answer number 1 is absolutely correct। next question number 30 ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, which of the following is not a biofertilizer,
यानी कि इनमें से कौन सा है जो जैव उर्वरक की श्रेणी में नहीं आएगा? एज़ोटोबैक्टर जैव उर्वरक है। राइजोबियम बिल्कुल, ये भी बायो फर्टिलाइजर है। माइकोराइजा दैट इज बायो फर्टिलाइजर, माइकोराइजा। जिप्सम it is a chemical fertilizer, it is not bio fertilizer। तो करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 जिप्सम। जिप्सम का सूत्र पता है बच्चों? CaSO4.2H2O, it is gypsum। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क? तो प्यारे बच्चों, दूध के अंदर केशिन नाम की प्रोटीन होती है, वो उपस्थित होती है। लाइपेज तो एक एंजाइम है, कैरोटीन भी एक पिगमेंट टाइप का है, पीला रंग देगा। लैक्टोज एक शुगर है, केशिन यहाँ पर प्रोटीन। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्या आ गया? 7 क्वेश्चन। पौधे मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम सोइल इन द फॉर्म ऑफ, जमीन में से, सोइल में से कोई भी प्लांट नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करता है, किस रूप में करता है? डियर स्टूडेंट, वह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में, कंपाउंड के रूप में ही एब्सॉर्ब करता है, और जिनमें से होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में ये यहाँ पर एब्सॉर्ब करता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन के रूप में नहीं करता है, एमाइड के रूप में भी नहीं, एसाइड के रूप में भी नहीं, नाइट्रेट के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 33, ये रहा। मृदा रसायन के जनक, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, सोइल केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखना, सोइल केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है जे थॉमस वेब। कौन है? जे थॉमस वेब। यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 वान बेमलेन गज्जेरी के गेद्राइज डेविड ढाकुचेव मृदा विज्ञान के जनक है, सोइल साइंस के जनक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना सोइल केमिस्ट्री, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, डेविड ढाकुचेव नहीं है ये है जे थॉमस वे, मृदा रसायन यानी कि सोइल केमिस्ट्री के जनक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ये आ गया। मिट्टी की पीएच क्या मिलाने पर बढ़ेगी? तो डियर स्टूडेंट, चूना मिलाने पर बढ़ेगी, लाइम मिलाने पर इंक्रीज होगी पीएच। द पीएच ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ लाइम। क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बच्चों बेस। इसकी पीएच क्या होती है? 7 से ज्यादा होती है, तो पीएच को इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो यहां पर चूना आपको मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन है, अधिकांश खाद्य फसल के लिए आवश्यक होती है। मेजॉरिटी ऑफ फूड क्रॉप्स प्रेफर टू हैव क्षारीय पीएच, न्यूट्रल पीएच, अम्लीय पीएच, उच्च क्षारीय पीएच। यहां पर है आपका एल्केलाइन पीएच, न्यूट्रल पीएच, एसिडिक पीएच, हाई एल्केलाइन, उच्च क्षारीय पीएच। 9 उच्च क्षारीय पीएच अधिकांश फसलों के लिए सही नहीं होती है, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल को ही हम थोड़ा सही बोलेंगे, क्योंकि मृदा की पीएच न्यूट्रल कभी होती नहीं है, तो न्यूट्रल के आसपास की जो पीएच है वही सही मानी जाएगी। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
36। ये आ गया आपके सामने मिट्टी में पाए जाने वाला वृहत पोषक तत्व है, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? इस पर गेस कीजिए, तब तक हम आते हैं पानी पी के। गैस कीजिए इस क्वेश्चन पर। Which of the following is macronutrients? देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो नहीं मैक्रो है। जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, कैल्शियम नहीं है, फास्फोरस। वृहद पोषक तत्व एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहां पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वृहद पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में होता है, एनपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। मिट्टी में पाए जाने वाला पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आ गया माइक्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सोइल? देखो, पोटेशियम ये मैक्रो है, मैग्नीशियम सेकेंडरी है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, एनपीके में आता है। तो यहां पर सही आंसर आपका होगा थर्ड, यानी कि मैग्नीज इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा। प्राकृतिक रबर की मोनोमर इकाई क्या है? मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। मोनोमर का मतलब होता है बच्चों, यहां पर हिंदी में इसे बोलते हैं एक लक, और एक लकों के जुड़ने से क्या बनता है? वो बनता है बहुलक। तो यहां पर इसके लिए आइसोप्रेन सही आंसर होगा इसका, आइसोप्रेन नहीं, आइसोप्रेन बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हो जाएगा आइसोप्रेन। तो ये प्राकृतिक रबर है जिसकी इकाई है। आइसोप्रेन की बहुत सारी इकाइयों को जोड़ के आप प्राकृतिक रबर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने। एंटा एसिड रेड्यूस फीवर। एंटा एसिड, एंट एसिड यानी कि एसिड के एंटी। क्या ड्रग्स अगर ऐसी है जो एंट एसिड ड्रग्स है, तो क्या वह रिड्यूस फीवर को कर सकती है, बुखार उतारेगी? नहीं ना। रिड्यूस पेन इन स्टोमक ड्यू टू एसिड, हाँ बात सही है। रिड्यूस एलर्जी, गलत बात है। प्रिवेंट द ग्रोथ, वृद्धि को रोकेगी, ग्रोथ को रोकेगी, गलत बात है। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बुखार को कम करती है, गलत बात है। एसिड के कारण हुए पेट दर्द को कम करती है, बिल्कुल सही बात है। एलर्जी गलत बात है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। और ये है आपके सामने जेट 2021 का अंतिम 40वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? ये आपके सामने है। एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक डियर स्टूडेंट? वो पेनिसिलिन होगी। ये पेनिसिलिन है। और आपको बता देते हैं इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी।
इसके बारे में ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी और किससे खोजा था? एक कवक से खोजा था। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था इसका? पेनिसिलियम नोटेटम। ये इस कवक का नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम। और डियर स्टूडेंट, ये टीबी रोग का इलाज थी, अच्छा खासा इलाज। टीबी रोग का प्रथम इलाज भी इसे कहा जाता है, यानी कि ये एक कारगर इलाज थी उस समय का टीबी रोग का। एंटीबायोटिक से बायथायोनल ना टर्पेनियोल, क्लोरो ऑक्सीलेनॉल नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। बायथायोनल जो है, इसके बारे में बता देता हूं। बायथायोनल आपके साबुन के अंदर प्रतिरोधी का गुण उत्पन्न करता है। टर्पेनियोल ये डिटॉल का घटक होता है। किसका घटक होता है? डिटॉल का घटक होता है। और ये साबुन के अंदर औषधीय गुण उत्पन्न करता है। और क्लोरोजाइनियोल ये भी डिटॉल का घटक होता है, जिसका नाम है क्लोरोजाइनियोल। ये यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आपका 40वां क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट, सीकर्स द लर्निंग ऐप पर पुनः आपका ये पेपर सोल्व हुआ। आई होप बहुत अच्छा आपको ये लगा होगा। इस प्रकार पुराने जेट के पेपरों को हमें सोल्व करते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए बस। सर